हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले मैं 12 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जा करके देख लीजिए। हिंदी के चैप्टर वाइज टॉपिक भी कराए गए हैं और जीके जीएस के क्वेश्चन भी कराए गए हैं। प्लेलिस्ट बनी है सभी की, जा करके देख लीजिए, जो आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा और भी ज्यादा बूस्ट करेंगे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, 37 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और हम उनका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे अच्छी तरह से। तो इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस रहेंगे ये कमेंट में जरूर बता दिया करो, पता चले कितनी तैयारी आपकी हुई है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज के क्वेश्चन थोड़े बहुत मजेदार क्वेश्चन हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य वर्ण का उदाहरण है। कंठ तालव्य वर्ण हमसे पूछा गया है, कौन सा कंठ तालव्य होता है। अच्छा, मैं आपको कुछ वर्ण बताता हूँ, जैसे कुछ चीजें बताता हूँ मैं आपको। देखो, स्वर हमारे होते हैं कितने, 11 होते हैं। व्यंजन्स कितने होते हैं, 33 व्यंजन्स होते हैं। ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। द्विगुणी व्यंजन कितने होते हैं, द्विगुणी व्यंजन आपके होते हैं 2। द्विगुणी व्यंजन 2 हो गए, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। और आपका कौन बचा फिर, और फिर आपको उत्सिप्त, इसको उत्सिप्त भी कहते हैं। उत्सिप्त व्यंजन भी इसको कहते हैं, ये भी आपको याद रख लेना। स्वर 11 हो गए, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, 2 हो गए आपके द्विगुणी व्यंजन। अयोग वहां, अयोग वहां कितने होते हैं, ये भी आपके 2 होते हैं। समझ में आ गया इसका। अब हम बताते हैं आपको, इन 11 स्वरों में हम आपको कुछ बताएंगे। अब देखो, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे, वो 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होती है। इसी में ही हमारे कंठ, ओष्ठ, दंत इस तरह से होते हैं। तो यहाँ हम कंठ तालव्य की बात करते हैं। तो कंठ तालव्य वर्ण इसमें से कौन सा है जो कंठ और तालव्य दोनों से बोला जाता हो, वो कौन सा है, वो कौन सा वर्ण है। तो वो है ऑप्शन ए, आपका ए है। और दूसरा कौन सा है, ये वाला आई। तो ये 2 होते हैं आपके कंठ तालव्य। ए आपका कौन सा व्यंजन है, ये आपका कंठ व्यंजन है। ये ए और आ, ए और आ और अह और है, ये आपके कंठ व्यंजन होते हैं। ये आपको मैं सब समझा रहा हूं, सुनते जाना ध्यान से। ओ है आपका और औ जो है, ये आपके होते हैं कंठ ओष्ठ व्यंजन। कंठ ओष्ठ व्यंजन समझ में आया। ई आपका होता है तालव्य, ई और ई ये आपके तालव्य होते हैं, तालव्य। समझ में आ गया आपका इतना। और जो आपका एक और बचा री, ये आपको होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन होता है। कौन सा, मूर्धन्य व्यंजन होता है। इतना आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट, अर्धविराम चिन्ह का, अर्धविराम चिन्ह कहां लगता है, इसका उत्तर आप दो, फिर मैं बताऊंगा। ऑप्शन ए है उद्धरण चिन्ह के पहले लगता है, जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है, या फिर जहां कोई निर्देश देना है, या जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जहां पर अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना पड़ता है। देखो, अल्प विराम का चिन्ह ये होता है और अर्धविराम का होता है ये, और पूर्ण विराम का ये। तो इन दोनों से थोड़ा अधिक, इन दोनों के बीच का चिन्ह तो है ये अर्धविराम। समझ में आ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है, कौन सी वर्तनी सही है हमको ये बताना है। आज मैं जल्दी जल्दी जो क्वेश्चंस है वो जल्दी जल्दी कराऊंगा, आपको देखना है इनमें कौन सी वर्तनी सही है। ये आगामी वर्तनी सही है, नहीं है। कौन सी वर्तनी, आगामी होता है, आगामी ये होता है आगामी। अनुसरण ऐसे नहीं बनता, ये बनता है अनुसरण, इस तरह से। अधिकार ऐसे नहीं बनता, अधिकार कैसे बनता है, ये बनता है अधिकार। तो इनमें से पूछा कौन सी सही है, तो अध्ययन की संधि वर्तनी बिल्कुल सही किसकी है, अध्ययन की। समझ में आ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद बताए थे मैंने, संज्ञा के कितने भेद बताए थे मैंने, 5 भेद बताए थे। कितने, 5। और उसमें से एक जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, ये बताना। गंगा कैसा शब्द है, गंगा तो अपने आप में एक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो विशेष हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा। कर्मचारी कैसा है, पर्वत कैसा है, पर्वत आपका जातिवाचक संज्ञा इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पर्वत आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्वत में सभी पर्वत जाति का बोध हो गया है। सभी पर्वत जाति का, हिमालय पर्वत हो, वलित पर्वत हो, अवशिष्ट पर्वत हो, या फिर आपका कोई सा भी पर्वत हो, वो सब पर्वत इसी में आ जाते हैं।
समझ गए, पर्वत जाति को बताता है पूरी। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट आपका तुम कल कहाँ थे, इसमें हमको सर्वनाम बताना कौन सा पुरुष, हमारा जो कौन सा पुरुष है, इसमें पुरुष कौन सा है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, वो बताना कौन सा है, इसमें मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है या प्रथम पुरुष है। तो दोस्तों प्रथम पुरुष तो होता नहीं, तीन होते हैं, एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, मैं और हम अपने लिए बात करी जाती है। मध्यम पुरुष में आता है तू या तुम, इस तरह से। अन्य पुरुष में होता है वह है, वे, इस तरह से, यह है, ये, ऐसे बात करी जाती है। तो तुम कल कहाँ थे, ये तुम की बात कर रही है, इसमें कौन सा पुरुष है, ये सर्वनाम कौन सा है, तुम किस में आता है, मध्यम पुरुष में, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए मध्यम पुरुष। समझ में आ गए सर्वनाम। सर्वनाम की हम बात कर ले तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम की संख्या की बात कर ले तो संख्या होती है 11। नेक्स्ट, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, वाक्य में विशेषण बताना। विशेषण जो विशेषता बताते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, किसके, विशेषण के। तो फूल विशेषण, मौसम, इसमें फूल विशेषण है, पीले, बसंत, मौसम, क्या विशेषण इसमें है, विशेषण। तो फूल देखो, विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं, या किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा की या सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कौन, विशेषण। जैसे फूल है, फूल संज्ञा शब्द है, तो फूल कैसे फूल है, कैसे, जब संज्ञा में कैसा प्लस कैसी, कैसा प्लस लगा देते, जैसे फूल, कैसे फूल, पीले फूल, कैसे फूल, पीले फूल। तो पीले फूल की विशेषता क्या है, फूल की विशेषता यह है कि फूल पीले हैं, फूल पीले हैं। तो इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटनी है। कौन सी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जो कर्म सहित क्रिया हो, कर्म सहित क्रिया हो, ठीक है। तो इसमें कौन सा कर्म होता है। अब हम कर्म, सकर्मक क्रिया कैसे छांटते हैं, क्या या किसको लगा के, जब हम क्या या किसको प्लस क्रिया करते हैं तो क्या मिलती है, सकर्मक क्रिया। क्या मिलती है, सकर्मक क्रिया। अब देखो, चलना कोई काम है, चलना कोई काम है, सोना कोई काम है, लिखना कोई काम है, चलना कोई काम नहीं होता, मुस्कुराना भी कोई काम नहीं होता, और सोना भी कोई काम नहीं होता। क्या सोना, क्या चलना, क्या मुस्कुराना, लिख, कोई जवाब तो नहीं, लेकिन क्या लिखना, अक्षर लिखना, किताब लिखना, तो लिखना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे राम क्या लिखता है, राम किताब लिखता है, राम कहानी लिखता है, तो क्या लिखता है, कहानी, उत्तर मिलता है। राम सोता है, क्या सोता है, पता तो नहीं चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा ना। राम चलता है, क्या चलता है, जवाब मिला, नहीं मिला। राम मुस्कुराता है, क्या मुस्कुराता है, ये तो नहीं पता चला। लेकिन राम लिखता है, क्या लिखता है, ये पता चल जाएगा कि क्या लिखता है, लिखना ना। समझ में आ गए, ये आपको समझना है सकर्मक। एक होती है अकर्मक, जो अकर्मक जो होती है बिना कर्म की, बिना कर्म की क्रिया, जिसमें कोई कर्म नहीं होता। नेक्स्ट, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना कि कौन सी क्रिया विशेषण है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है, ये अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक होता है, कालवाचक, एक स्थानवाचक और एक परिमाण। परिमाण के बारे में हम कैसे निकालेंगे, कितना प्लस जब हम क्रिया करेंगे तो वो आपका परिमाण निकलेगा। रीति में हम लगाते हैं कैसा या कैसी, कैसा या कैसी प्लस क्रिया, तो वहां रीतिवाचक मिल जाता है आपको। कालवाचक में कब, कब प्लस क्रिया, कब प्लस क्रिया। स्थान में आपको मिलता है कहां प्लस क्रिया। तो अब देखो क्रिया में लगा के, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। अब हम पहले काल लगा कर देखते हैं, कब खड़ा था, कब खड़ा था, ये तो इसका जवाब कहीं है ही नहीं इसमें पूरे वाक्य में कि कब खड़ा था, ये तो नहीं है ना। रीतिवाचक में कैसे खड़ा था, कोई तरीका भी नहीं बताया कि कैसे खड़ा था। परिमाण में कितना खड़ा था, ये तो नहीं बताया कितना खड़ा था। स्थान में कहां खड़ा था, दीवार के पास, उत्तर मिल गया ना तुरंत, कहां खड़ा था, दीवार के पास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, स्थानवाचक। क्या हो जाएगा, स्थानवाचक। इसी तरह से आपको याद रख लेने, कभी गलत नहीं होगी जिंदगी में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है,
इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना। हमारे जो लिंग, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो हमें इसमें पुल्लिंग जो आप देखते हैं उसमें लगाते हैं मेरा या होता है, मेरा या होता है शब्द लगाते हैं क्रिया में। और स्त्रीलिंग में हम क्या लगाते हैं? मेरी या होती है। जो जवाब मिलेगा वो आपका स्त्रीलिंग होगा। जैसे पूर्ति होती है या होता है? पूर्ति की जाती है, किया जाता है, पूर्ति की जाती है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। छवि होती है या होता है? छवि होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग। विवाह होता है या होती है? विवाह होता है, तो ये पुल्लिंग। अभिव्यक्ति की जाती है, किया जाता है? अभिव्यक्ति की जाती है, तो ये स्त्रीलिंग। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। समझ गए? ऐसे ही आपको निशान लगाने। दोस्तों मैं बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि यही आपके एग्जाम्स में है। हिंदी के 35 चैप्टर इसमें कंप्लीट करा रहा हूं मैं आपको, एक ही प्रैक्टिस सेट में 35 चैप्टर के टॉपिक है। और इसी तरह का सेम पेपर आएगा, आप देख लेना, जब एग्जाम दोगे आपको खुद पता चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? वचन दो होते हैं हिंदी में। कितने वचन होते हैं? एक होता है एक वचन, एक होता है आपका बहुवचन। तो इसमें से बहुवचन ढूंढना। माता एक वचन होता है, सिंगुलर होती है। लड़का भी सिंगुलर शब्द है। किताब सिंगुलर शब्द है। प्राण, प्राण निकल गए, तो प्लूरल है या नहीं है? प्लूरल है या नहीं है? तो ये क्या है? प्लूरल। तो इसमें बहुवचन कौन सा आ जाएगा? प्राण। प्राण। हस्ताक्षर भी क्या होता है? हस्ताक्षर भी बहुवचन ही होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में होता है? अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है जब भूतकाल का वो काम जो पूरा नहीं हुआ। अब इसमें देखो, ये सब भूतकाल के हैं। जैसे ज्ञानू रोया, ये कौन सा है? ये तो सामान्य भूत है, सामान्य भूत है भाई। लास्ट में जब आ ई ए आता है तो ज्ञानू रोया, तो ये सामान्य भूत। ज्ञानू रो रहा था, रो रहा था यानी कंटिन्यू काम हो रहा था उसका, अपूर्ण काम हो रहा था, अभी चल ही रहा था काम, रो रहा था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल। और ज्ञानू पढ़ा होगा, ये हो जाता है आपका संदिग्ध, ये होता है संदिग्ध भूत। समझ गए? ज्ञानू सो गया था, ये हो जाता है आपका पूर्ण भूत, ये हो जाता है पूर्ण भूत। काल जो होते हैं, काल में कितनी बार बताया हूं, तीन तरह के होते हैं। एक भूतकाल होता है, एक होता है आपका वर्तमान काल, एक होता है आपका भविष्य काल, एक होता है भविष्य काल। ट्रिक मैंने बताई थी 653 से, याद रखो। 6 भेद इसके होते हैं भूतकाल के, 5 भेद वर्तमान काल के और 3 भेद भविष्य काल के होते हैं। नेक्स्ट, राम से खाया नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? वाच्य 3 तरह के होते हैं, कर्मवाच्य होता है, एक कर्तवाच्य और एक भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता पे सारा लोड होता है, कर्मवाच्य में कर्म पर किसी और पर कर्ता को छोड़कर, भाववाच्य में असमर्थता प्रकट करी जाती है। इस चीज को आप याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं ये। राम से खाया नहीं जाता यानी असमर्थता प्रकट, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये सब क्या है? असमर्थता ही तो बताई जा रही। तो भाववाच्य का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य का सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मोहन की बहन घर आ गई, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक को क्या बोलते हैं? परसर्ग। जो बातें बताता रहूं मैं, बार बार बता रहा हूं हर प्रैक्टिस सेट में, ताकि आपके कंठस्थ हो जाए बिल्कुल। पर ये कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मोहन की बहन घर आ गई। संप्रदान का मतलब होता है जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं। जैसे मैं सीता के लिए फल लेकर आया, सीता के लिए किया। अपादान का मतलब होता है अलगाव में, अलगाव की स्थिति में इसमें से कारक चिन्ह होता है। जैसे वृक्ष से फल टूट कर गिरा, छत से बच्चा गिर गया, अलग होने की स्थिति में। अधिकरण का मतलब होता है यदि कोई चीज किसी चीज के अंदर हो या किसी चीज के ऊपर हो। जैसे बच्चे घर में हैं, या फिर कहेगी मम्मी छत पर है। समझ में? संबंधवाचक का मतलब होता है जिसमें संबंध दर्शाया जाए, जैसे इसमें का, की, के, ये शब्द आते हैं कारक चिन्ह। जैसे मोहन की बहन घर आ गई, किसकी? मोहन की, मोहन की, किसका? मोहन की बहन। ये संबंध है ना, ये मोहन की बहन संबंध है, तो की आया ना इसमें ये, तो ये आ जाएगा संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? अच्छा, जैसे ये तीखा है, तीखे का क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। तीखे को हम तीक्ष्ण बोलते हैं, जीभ को जिह्वा बोलते हैं, जीव को तो जिह्वा बोलते हैं। लेकिन आदमी जो है आपका, ये तद्भव नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है आदमी। समझ में आ गए? ये भी आपका तद्भव है।
ढीठ, इसका धुष्ट होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं, शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं ये। इसमें कौन से में है? जैसे व्यापार में वी उपसर्ग है, व्यापार में भी वी है उपसर्ग, विकल में भी वी उपसर्ग है, विरासत विकसक में भी वी है, विकसत में भी वी है, लेकिन विरासत में नहीं है। विरासत में नहीं है, विरासत पूरा शब्द है। तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है विरासत में। समझ गए? नेक्स्ट, औरत किस भाषा का शब्द है? तो औरत किस भाषा का शब्द? अरबी, पश्ती, तुर्को, पुर्तगाली। कौन सी भाषा का शब्द है? तो अरबी शब्द भाषा का शब्द। औरत अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के और भी बताए थे मैंने, जैसे दौलत होता है, दुनिया होता है, किताब होता है आपका, अदालत होता है, वकील होता है, वकील होता है। तुर्की भाषा के कौन कौन से शब्द बताए थे मैंने? दरोगा, इंपोर्टेंट जो बताता हूं, दरोगा है, उर्दू है, दरोगा है, उपका उर्दू हो गया, और बहादुर हो गया, बहादुर शब्द, बेगम हो गया, बुलबुल हो गया, बुलबुल, बीबी शब्द हो गया, बीबी शब्द हो गया, कालीन शब्द हो गया। कालीन क्या है? ये भी उर्दू शब्द है, कालीन भी है। कैंची शब्द है, चमचा शब्द है, चारपाई शब्द है, चारपाई, चारपाई भी शब्द है, लफंगा शब्द है। ये कैसे शब्द है? तुर्की शब्द। पुर्तगाली इंपोर्टेंट शब्द कौन सा? अलमारी। पुर्तगाली में आपका अलमारी होता है, काजू होता है, तोलिया है, लबादा, संतरा, कनस्तर। ये शब्द कैसे है? पुर्तगाली। पश्तो में मैंने बताया था मटर गश्ती, मटर गश्ती शब्द हो गया आपका, और आपका गुंडा शब्द हो गया, जमाल गोटा, जमाल गोटा। ये शब्द कैसे हो गया? पश्तो। जितने मैं बताऊं उतने ही पढ़ो बस, समझे? अब आगे देखो, चतुराई शब्द में प्रत्यय बताओ। तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय होगा? ये कैसा होता है? चतुर, चतुर जमा आई, तो यही तो चतुराई बनता है। तो चतुर पूरा शब्द है, ये आई बच गया शेष, तो ये क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ होते हैं? वाक्य के अंत में, ये शब्द के अंत में, शब्द के अंत में लगते हैं प्रत्यय। तो इसमें आई हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अमावस्या का विलोम शब्द कौन सा है? अमावस्या का विलोम शब्द कौन सा है? तो मैं बताता हूं आपको, कृष्ण पक्ष का क्या होता है? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष होता है। तो अमावस्या का क्या हो जाएगा? प्रज्ञा का होता है अविवेक, अविवेक, क्योंकि प्रज्ञा का मतलब होता है विवेक, तो अविवेक होता है इसका। इसका हो जाएगा सही ऑप्शन सी पूर्णिमा। अमावस्या का क्या होता है? पूर्णिमा। अब नेक्स्ट देखो, 19 नंबर क्वेश्चन, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सुधा को क्या बोलते हैं ये बताओ, कौन सा है सुधा का? सुधा को बोलते हैं अमृत। क्या बोलते हैं? अमृत। इसको पीयूष, सुधा, सोमरस, इसको सोमरस भी तो कहते हैं भाई। पीयूष है, सुधा है, सोमरस, सोम भी कहते हैं इसको। समझ में आ गए? पीयूष, सुधा, सोमरस, सोमरस तो हो ही गया आपका अमृत को। ठीक है, जैसे घट है, घट शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? घट शब्द का अनेकार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो। जैसे घट मैंने घड़ा भी होता है, और घट मैंने क्या होता है? घट मैंने क्या मन भी होता है ना? हाँ, घट मैंने मन भी होता है, घट मैंने मन भी होता है। और घट मैंने क्या होता है? शरीर भी होता है, लेकिन घट मैंने समूह नहीं होता, समूह नहीं होता। क्या नहीं होता? समूह नहीं होता। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ण और वरण शब्द का सही युग्म कौन सा है? ये अनेकार्थ, ये होते हैं युग्मक, भिन्नार्थी, भिन्नार्थी, समश्रुत भिन्नार्थक अर्थ होते हैं इनके। समश्रुत का मतलब होता है जो सुनने में समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग हो, समश्रुत भिन्नार्थक, समश्रुति भिन्नार्थक। वर्ण और वरण, इनका सही अर्थ क्या है ये बताना है चार ऑप्शन में से। तो वर्ण का मतलब होता है चुनना, वर्ण का मतलब होता है चुनना, और वरण बल्कि, कहता नहीं वरण वे तो, वरण मैं ही किया बल्कि मैंने ही किया, वरण मैंने ही किया बल्कि मैंने ही किया। समझ गए? ये वरण, इसमें हलंत लगा है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी चुनना और बल्कि। धरती और आकाश के बीच का स्थान बताना क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसी तरह का आपका पेपर आएगा। 35 चैप्टर से क्वेश्चन मैं इसमें प्रैक्टिस सेट में लेकर के रखा हूं दोस्तों। तो धरती और स्वर्ग के बीच के स्थान को हम बोलते हैं अंतरिक्ष। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? संधि किसको कहते हैं? वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक स्वर संधि होती है, एक होती है आपकी व्यंजन संधि, और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। समझ में आ गया? तो कल्पांत को हम तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे? कल्प जमा अंत, कल्प जमा अंत, इस तरह से तोड़ेंगे। तो इसमें से ए मिलेगा और इसमें से ए मिलेगा, तो ए बराबर आ बन जाएगा, तभी तो ये कल्पांत बना, तभी तो ये कल्पांत बना। तो जब समान वर्ण प्लस वन जुड़े हैं, समान वर्ण जुड़े हैं, तो वहां पर कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है। तो इसका सही हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सा हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? समास के 6 भेद होते हैं, आप इस बात को जानते हैं। समास किसको कहते हैं? शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। लंबोदर का मतलब जिसको लंबा पेट हो, इसको कहते हैं, गणेश जी भगवान को बोलते हैं। तो इसका सही क्या होगा? बहुव्रीहि समास। जब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और तीसरा पद कोई अन्य पद प्रधान होता है, जैसे तीसरा पद, तो उसको क्या होता है? बहुव्रीहि समास। इसकी खास बात क्या है? भगवान के नाम सबसे ज्यादा इसमें आते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी विदेश यात्रा मंगल में हो, वाक्य का प्रकार बताओ। वाक्य जो होते हैं रचना के आधार पर तो होते हैं 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है सरल, एक होता है मिश्र, और एक होता है आपका संयुक्त। और 8 प्रकार के में आपका ये विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक होता है आपका, विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक, इस तरह से आपके ये होते हैं। तो आपकी विदेश यात्रा मंगल में हो, ये मेरी क्या है? इच्छा है। मेरी इच्छा है कि आपकी विदेश यात्रा मंगल में हो। समझ में आ गया? तो इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव जो होती है, जो अल्पकाल तक रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बताता हूं, अमर्ष बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अमर्ष जो संचारी भाव है, याद रख लेना। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, रोला प्लस उलाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? छंद को क्या बोलते हैं? पिंगल बोलते हैं। पिंगल ऋषि के नाम पर पिंगल ही तो रखा गया इसका नाम। ऋग्वेद में सबसे पहला उल्लेख मिलता है कौन से वेद में? ऋग्वेद में। समझ में आ गए? 7 अंग होते हैं किसके? छंद के। समझ में आ गए? छंद के 7 अंग। छंद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मात्रिक होता है जिसमें मात्रा गिनी जाती है, एक वार्णिक, और एक होता है मुक्तक, जो वर्ण और मात्रा से दोनों से मुक्त होता है, उसको बोलते हैं मुक्तक छंद। समझ में आ गया? तो इसमें गीतिका में कितनी मात्रा है? 26। हरिगीतिका में 28। ये मात्रिक छंद है। छप्य है या फिर आपका कुंडलीय है। तो एक ट्रिक मैंने बताया कि कुछ डॉक्टर, जैसे एक ट्रिक है, कुछ डॉक्टर आरो रखते हैं, आरो। तो कुंडली का मतलब हो सकता है दोहा रोला, और छप्पे का मतलब रोला और उलाला। तो रोला प्लस उलाला किस में आएगा? ये छप्पे में। किस में आएगा? छप्पे में। और कुंडली में कौन सा आएगा? कुंडली में आता, कुंडलिया में आता है दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस रोला। समझ में आ गया इस बात को आपके? समझ में आ गया आपके? बिल्कुल बिल्कुल। रोले में कितनी? 24 मात्राएं, और उलाला में कितनी होती है? 28 मात्राएं। 15 और 13 के हिसाब से, 15 और 13 के हिसाब से इसमें टोटल 28 मात्राएं होती है, 15 और 13 के हिसाब से। समझ में आ गए? उलाला के बारे में भी जान गए। हम देखो आ गए। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, कौन सा अलंकार है इसमें? अलंकार वादी कवि कौन से थे? केशव थे। अलंकार 3 तरह के होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार, एक होता है उभय अलंकार। मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, शब्द और अर्थ। समझ गए? तो इसमें से हम देखना श्लेष। श्लेष का मतलब होता है शब्द एक, शब्द एक और अर्थ अनेक। जैसे रही मन पानी राखी और बिन पानी सब सून। यमक अलंकार में का हम एक चीज बता सकते हैं, जिसमें 2 या अधिक शब्द हो और अर्थ भी अधिक हो, अर्थ भी उनके अधिक हो। समझ में आ गए? यमक को हम युग्म से मान सकते हैं। युग्म जैसे 2, 4, 6 इस तरह जोड़े। सलेस में आपके विषम जोड़े बनते हैं, जैसे 3 में, 5 में, 7 में, इस तरह से। तो इसमें 3 बेर एक जोड़ा, ये 3 बेर, और 3 बेर एक ही हो गया, तो 2 हो गया। यमक अलंकार होगा। मैंने बताया था यमक में युग्म अंक होते हैं आपके 2, हर बार इनका अलग अलग अर्थ है। कैसे? 3 बेर का मतलब होता है, इस समय को बता रहा कि 3 टाइम। 3 बेर का मतलब होता है जो बेर, बेर होते हैं खाने वाला, खाने वाला फल, खाने वाला फल होता है, फल, बेर। समझ में आ गए? अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवर्ती। वर्णों की आवर्ती कहाँ होती है? अनुप्रास अलंकार में। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होते हैं? जहां उपमेय में उपमान की क्या होती है?
संभावना। जहां उपमेय उपमान की क्या होती है? संभावना। क्या होती है? संभावना। वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जय मनु मानो जनु जानो, मानो ये वो कर रहा, मानो वो, संभावना ही तो बता रहे। समझ में आ गया? नेक्स्ट आपको ये देख लेना, अगर इस तरह से 2 बार वर्ण आएंगे तो समझ लो यमक है, 4 बार आएंगे तो भी यमक, अगर 3 बार आते हैं जैसे तो वहां पर असलेश आ जाता है। आगे आगे मैं बताऊंगा आपको सभी से कुछ। जैसे नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा दिलाना, ईर्ष्या करना, तीखा खाना, या फिर बढ़ा चढ़ा कर कहना। कहते नहीं यार मैंने तो उसे, वो तो बहुत नमक मिर्च लगा के बात बता दे यार, मैंने तो सिंपल सी बात कही थी, नमक मिर्च लगा कर उसने बता दिया। यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या? बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट है कि नाट्यवर्ती कितने के भेद होते हैं? नाट्यवर्ती के, नाट्यवर्ती के कितने भेद होते हैं? तो नाट्यवर्ती के इनमें से कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 या फिर 6? तो नाट्यवर्ती के 4 भेद होते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने ये कराया है, जो 1 घंटा 5 मिनट का प्रैक्टिस सेट है उसमें सारा करा चुका हूं मैं, इसीलिए वो इतना बड़ा प्रैक्टिस सेट है। इसके 4 भेद कौन कौन से होते हैं नाट्यवृत्ति के? नाट्यवृत्ति के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है केशिकी, एक होता है सातवती, एक होता है आरमट्टी, एक होता है भारती। 4 भेद होते हैं। समझ में आ गया? इसके कितने होते हैं? ये 4 भेद होते हैं। इसमें रस भी आते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। मैं बता दूंगा अभी फिर लंबी वीडियो हो जाती है। बस इतना रखो, 4 भेद होते हैं, कौन कौन से वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट देखो, पंजाबी। पंजाबी भाषा की का अपभ्रंश कौन सा है? पंजाबी किस अपभ्रंश की है? बराचड़ की है, लहंदा की है, मागधी या खश की? खस में कौन सी आ जाती है आपकी? पहाड़ी। पहाड़ी का अपभ्रंश एक सौरसैनी भी होता है, ये भी आपको याद रख लेना। सौरसैनी भी इसका होता है। लहंदा होता है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही। बराचड़ किसका होता है? सिंधी का होता है। समझ में आ गया? मागधी में बिहारी होती है, बांग्ला, उड़िया और असमिया। असमिया, ये 4 होती हैं भाषाएं। समझ में आ गया? बिल्कुल। अपने यहाँ संसद ऐसी धाना है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। संसद ऐसी धानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। ये पंक्ति किसकी है? पंक्तियों की मैंने ट्रिक बना रखी है, आप जाओ और देखो, मस्त मस्त ट्रिक है। 70+ पंक्तियां बिल्कुल ट्रिक से याद, पत्र पत्रिकाओं को बिल्कुल ट्रिक से याद, सब कुछ कवर कर रखा। साप्ताहिक पत्रिका हो, दैनिक हो, मासिक हो, द्विमासिक हो, त्रैमासिक हो, साप्ताहिक, सब कुछ पत्रिका मैंने कंप्लीट ट्रिक से याद करा रखी। जाए प्लेलिस्ट पे देखे, बहुत मजा आएगा आपको, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके कभी। तो अपने यहाँ संसद ऐसी धानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, तो ये आपकी है सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक ये भी इनकी है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे कि संसद में बहुत धूल है, तो संसद जहां पंक्ति पंक्ति में संसद सब जाए वहां धूमिल रहेगा, तो मतलब संसद में बहुत धूल है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कबीर की 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इस तरह से कबीरदास की है। निराला की तोड़ती पत्थर मैंने देखा तुझे इलाहाबाद के पथ पर। समझ में आ गए? रैदास की मनचंगा तो कठौती में गंगा, ये भी इनकी है। पर बुझी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की है। वो सब ट्रिक से मैंने कराई है। निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी युग के रचनाकार नहीं है? छायावाद युग के कौन से रचना गए? छायावादी युग के 4 स्तंभ माने गए हैं। पहला महादेवी वर्मा का, दूसरा जयशंकर प्रसाद को, फिर सुमित्रानंदन पंत जी को, और चौथा माना गया है किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। समझ गए? महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, ये द्विवेदी युग से है, द्विवेदी युग से संबंधित है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इनमें से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? किसने किया सरस्वती पत्रिका का संपादन? जल्दी जल्दी बताओ, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब इसको याद कैसे करोगे? ये ट्रिक मैं अपनी ही ट्रिक से निकाली है, जो मैंने बना रखी वीडियो में डाली है, वही है ये ट्रिक। कि सरस्वती, ये ट्रिक है कि सरस्वती तुम महावीर हो, महावीर हो, महावीर हो, कैसी चिंता करती हो, कैसी चिंता करती हो। तो सरस्वती तो इसका पत्रिका का नाम हो गया सरस्वती। महावीर से एक महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कैसी से हो गया आपके? काशी इसका प्रकाशन स्थल था। चिंता का मतलब था चिंतामणि, पहले इसके चिंतामणि थे प्रकाशन संपादक, दूसरे थे 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने थे। समझ में आ गया? ये इसी तरह की ट्रिक जैसे मैंने यहाँ बताई ना, ऐसे ट्रिक बना रखी मैंने। जाइए और जल्दी जल्दी देख लीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका।
अब हम ले लेते हैं गद्यांश, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन, बिल्कुल पेपर जैसा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है, गांव में निवास करती है। और अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर रहते हैं। कहाँ पर? कृषि पर। किसानों का जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा होता है, इसलिए अनियमित वर्षा, भाई अनियमित वर्षा होती है, उचित मूल्य न मिलना और आधुनिक युग तकनीकों की कमी, आधुनिक तकनीकों की कमी। फिर भी किसान अपने परिश्रम से देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन लाभ जो है इनका लाभ हर किसी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाता। ये बात सच है, ये बिल्कुल बात है। सरकार तो बहुत योजना चलाती है, लेकिन गांव में तो कुछ किसान ऐसे हैं जो उनको पता ही नहीं, जानकारी नहीं रहती इन चीजों की। तो क्वेश्चन के जवाब देते हैं कि भारत को किस प्रकार का देश कहा गया है? औद्योगिक, विकसित या व्यापारिक? हमने पीछे देखा था, क्या बताया गया था? कृषि प्रधान देश। क्या बताया था? कृषि प्रधान देश। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल। नेक्स्ट है, किसानों की प्रमुख समस्या क्या नहीं है? क्या नहीं है, इस पर आप बिल्कुल गौर देना। हिंदी में ये कंफ्यूज करेगा आपको, नहीं, इसलिए क्वेश्चन को अंत तक पढ़ो, इसको गोला बना लो इसको तुरंत। अधिक वेतन मिलना, ये समस्या है? या तो समस्या किसानों की है ही नहीं। किसानों की कौन कौन सी समस्या बताई थी? उचित मूल्य न मिलना, अनियमित वर्षा और आधुनिक तकनीकों की कमी। यही तो थी, देखो, अनियमित वर्षा, उचित मूल्य न मिलना, आधुनिक तकनीकों की कमी। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछा है कि गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? इसका शीर्षक क्या हो सकता है? बेरोजगारी हो सकता है, किसानों की का जीवन और समस्या, किसान और खेती, किसानों को मिलने वाला लाभ। क्या है इसकी मुख्य विषय? तो इसका मुख्य विषय है किसानों का जीवन और समस्याएं। समझ में आ गया? इसमें टोटल 37 क्वेश्चन थे। कितने आपके सही है कमेंट जरूर किया करो, मुझे भी तो पता चले कि जो जो पढ़ रहे हैं उनके कितने क्वेश्चन हैं। तभी पता चलेगा कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, किस में कितना दम है, तभी तो पता चलेगा 37 में से कितने कितने सही कर पा रहे हो। मुझे भी तो बताओ भाई, जो पढ़ रहे हैं, कि मुझे भी तो पता चले कितने कितने स्कोर हो गया। 1 महीना पेपर में बचा है तो कितना कितना स्कोर है, ये भी तो देखूं मैं। तो अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट में बता दिया करो भैया। जो अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, या मैं आपको लगता है कि मैं अच्छी तरह समझा पाता हूं, तो आप मुझे बताइए, मैं कुछ ही टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना करके लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी, आप तुरंत वीडियो को ऑन करके अपना देखना शुरू कर दोगे। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।